अल्केमिस्ट ब्राजील के लेखक पाउलो कोएल्हो का उपन्यास है। यह उपन्यास मूल रूप से पुर्तगाली में लिखा गया था। यह उपन्यास साल 1988 में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास ने दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल की और बाद में इसे कई भाषाओं में अनुवादित किया गया। इस उपन्यास की कहानी सेंटियागो नाम के एक एंडालुसियाई गडरिये की है। सेंटियागो मिस्र के पिरामिडों में दफन एक खजाने की खोज में अपनी मातृभूमि स्पेन से मिस्र के रेगिस्तान तक का सफर करता है। इस यात्रा में वह कई लोगों से मिलता है जिनसे उसे उसकी खोज की दिशा मिलती है। यह उपन्यास जीवन के अहम दर्शन देता है और जिंदगी का मकसद क्या है यह समझने। लड़के का नाम था सेंटियागो। भेड़ों के झुंड को हाकते हाकते शाम का झुटपुटा हो चला था। वह अभी उस सुनसान वीरान गिरजाघर तक ही पहुंचा था जिसकी छत न जाने कब की गिर चुकी थी। हाँ, वहां एक गूलर का पेड़ जरूर था। उसने सोचा आज की रात यहीं बिताई जाए। अहाते में लगे टूटे फूटे दरवाजे से उसने सारी भेड़ों को अंदर कर दिया। दरवाजे पर लकड़ियों की बाड़ लगा दी ताकि रात को भेड़ें बाहर न निकल सकें। वैसे आसपास भेड़ियों का डर तो न था, पर पिछली बार एक भेड़ ऐसे ही रात को बाहर निकल गई थी और उसका अगला सारा दिन उस भेड़ को ढूंढने में चला गया था। उसने अपनी जैकेट से फर्श को साफ किया, अभी अभी पढ़कर खत्म की किताब का सिरहाना बनाया और लेट गया। उसने अपने आप से कहा, अब से मैं मोटी मोटी किताबें पढ़ूंगा। पढ़ने में ज्यादा वक्त भी लगेगा और तकिया भी अच्छा बनेगा। पाँव फटने से पहले ही उसकी आंख खुल गई। आधी टूटी छत से वह आकाश में झिलमिलाते तारे देख सकता था। आज भी उसने वही सपना दोबारा देखा था जो उसे पिछले हफ्ते दिखाई दिया था। आज भी ठीक उसी तरह सपने के पूरा होने से पहले उसकी आंख खुल गई थी। वह उठकर बैठ गया। उसने पास पड़ी लाठी उठाई और उससे सोई हुई भेड़ों को जगाने लगा। मगर उसे लगा कि जैसे ही वो जागा वैसे ही उसकी भेड़ों में भी हलचल शुरू हो गई थी, मानो कोई ऐसी रहस्यमय शक्ति थी जिसने उसके जीवन को उन भेड़ों के साथ जोड़ रखा था। पिछले 2 सालों से पानी और चारे की तलाश में वह उन भेड़ों को एक देहात से दूसरे देहात तक हाँकता रहा है। उसने सोचा, लगता है इन भेड़ों को भी मेरी आदत सी हो गई है और वे खूब अच्छी तरह समझ गई है कि मैं कब क्या करता हूँ। इस बारे में एक पल सोचने पर उसे लगा कि शायद उसका उलट ही ठीक था, कि शायद वह ही अपनी नेड़ों की दिनचर्या का अभ्यस्त हो गया था। पर उन भेड़ों में से कुछ ऐसी भी थीं जिन्हें उठकर खड़े होने में थोड़ा वक्त लगा। ऐसी हर एक भेड़ का नाम ले लेकर उसने अपनी लाठी से कोंचा। उसे पूरा यकीन था कि वह जो भी कहता था भेड़ें उसे अच्छी तरह समझती थीं। यही वजह थी कि जब भी किसी किताब में कोई बात उसे बहुत अच्छी लगी तो उसने वह हिस्सा उन भेड़ों को पढ़कर सुनाया था। एक गडरिये के अकेलेपन और घुमक्कड़ जीवन की खुशियां उनसे बांटी थी। गांव देहात से गुजरते हुए जो उसने देखा था उस पर टीका टिप्पणी भी की थी। मगर पिछले कुछ दिनों से वह अपनी भेड़ों से एक ही बात के बारे में बता रहा था। उस लड़की के बारे में जो गांव के व्यापारी की बेटी थी और जहां वे अगले 4 दिनों में पहुंचने वाले थे। वह अब तक उस गांव में एक ही बार गया था, वह भी पिछले साल। किसी दोस्त ने उसे बजाज की इस दुकान का पता बताया था। गडरिया अपनी भेड़ों को लेकर वहां पहुंच गया था। मैं भेड़ों का ऊन बेचना चाहता हूं, उसने दुकानदार से कहा। वह व्यापारी धोखाधड़ी से बचने के लिए ऊन अपने सामने ही कतरवाता था। फिलहाल वह व्यस्त था। उसने गडरिये से दोपहर तक इंतजार करने को कहा। वह दुकान की सीढ़ियों पर ही बैठ गया, झोले से एक किताब निकाली और पढ़ने लगा। मुझे नहीं मालूम था गडरिये पढ़ना भी जानते हैं, पीछे से एक लड़की की आवाज आई। उसने पलटकर देखा। लड़की अंडलूसिया प्रदेश के अप्रतिम सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। काले लंबे लहराते बाल और आंखों में किसी मूरिश विजेता सी चमक। हूँ, वैसे मैं किताबों की बजाय अपनी भेड़ों से ज्यादा सीखता हूँ, उसने जवाब दिया। और फिर वे दोनों करीब 2 घंटों तक बातें करते रहे। इस दौरान लड़की ने बताया कि वह उसी व्यापारी की बेटी है। उसने गांव के जीवन के बारे में भी बात की जहां हर दिन एक जैसा ही था। गडरिये ने उसे अंडलूसिया प्रदेश की खूबसूरती के बारे में बताया और दूसरे शहरों के बारे में भी जहां जहां वह रुका था।
अब तक वह ऐसी सारी बातें अपनी भेड़ों से किया करता था, मगर अब उस लड़की को वो सब बताना उसे बहुत अलग भी लगा और अच्छा भी। तुमने पढ़ना कहाँ सीखा? लड़की ने पूछा। जैसे हर कोई सीखता है। स्कूल में। अच्छा, अगर तुम्हें पढ़ना आता है तो फिर तुम केवल गढ़िए ही क्यों बन गए? लड़का कुछ बुदबुदाया, जैसे वह उस सवाल का जवाब टाल रहा हो। वह जानता था कि लड़की इस बात को नहीं समझ पाएगी, शायद कभी नहीं। बात बदलते हुए उसने अपनी यात्राओं की कहानियां उस लड़की को सुनाई, जिन्हें सुनकर उसकी मूरिश आंखें विस्मय और भय से भर गईं। बातों का सिलसिला जारी था और समय बड़ी तेजी से बीत रहा था। जैसे जैसे समय बीता, लड़के ने अपने आप को चाहते हुए पाया कि काश यह दिन कभी न बीते, कि उसका व्यापारी बाप उसी तरह व्यस्त रहे। केवल दोपहर तक ही नहीं, बल्कि अगले 3 दिनों तक। एकाएक उसे लगा कि उसके भीतर कुछ ऐसा हो रहा है जो उसने आज तक कभी अनुभव नहीं किया था। उसका मन हुआ कि अब वह दरबदर घूमने के बजाय एक ही जगह टिक जाए। काले लहराते बालों वाली इस लड़की के साथ उसके दिन ही बदल जाएंगे। तभी व्यापारी आ पहुंचा और उसने गड़रिए से 4 भेड़ों की ऊन कतरने के लिए कहा। ऊन उतरने के बाद व्यापारी ने उसे कीमत चुकाई और अगले साल फिर आने को कहा। और अब केवल 4 दिन ही बचे थे। वह फिर उसी गांव में होगा। वह बहुत उत्तेजित था और साथ ही आशंकित भी। क्या पता वह लड़की इस बीच उसे भूल गई हो? इस गांव में मैं ही क्या, और बहुत से गड़िए ऊन बेचने आते होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपनी भेड़ों से कहा। मैं और कई जगह और कई लड़कियों को जानता हूं। मगर उसका दिल जानता था कि फर्क पड़ता है। वह जानता था, गड़िए भी जहाजियों और घुमंतू फेरी वालों की ही तरह होते हैं। उन्हें भी घूमते फिरते कोई न कोई ऐसा शहर जरूर मिल जाता है जहां पर कोई होता है, और फिर वह कोई उनके घुमक्कड़ जीवन की बेलाग खुशियों और बेफिक्री को एकाएक उनसे छीन लेता है। सुबह हो चली थी। गुलाबी आकाश में सुनहरा सूरज उगने लगा था। उसने अपनी भेड़ों को सूरज की ही दिशा में आगे बढ़ाया। उसने सोचा, इन भेड़ों को कभी अपने आप कुछ तय नहीं करना पड़ता। शायद यही वजह है ये हमेशा मेरे पास बनी रहती है। चारा और पानी मिल जाए तो वही इनके लिए काफी है। अंडलूसिया में जब तक मैं इनके लिए बढ़िया चरागाहें ढूंढता रहूंगा, ये मेरी मित्र बनी रहेंगी। इनके आज और बीते हुए कल में कोई फर्क नहीं होता। सारे दिन एक जैसे हैं। सूरज निकलने से लेकर डूबने तक वही अनथीन समय। इन्होंने कभी कोई किताब भी तो नहीं पढ़ी। मैं जब भी किसी शहर के बारे में इनसे बात करता हूं तो ये कितना समझ पाती हैं। इन्हें तो बस चारा और पानी चाहिए। ये उसी में खुश है। बदले में इनकी सारी ऊन उतार लो, इन्हें कोई एतराज नहीं। इसके अलावा इनका साथ और कभी कभार इनका गोश्त। अगर आज मैं राक्षस बन जाऊं और एक एक करके इन्हें मारने लगूं तो इन्हें तब तक कुछ पता नहीं चलेगा, जब तक लगभग पूरे रेवड़ की हत्या न हो चुकी हो। ये मुझ पर भरोसा करती हैं, अपनी सहज बुद्धि पर नहीं, चूंकि मैं इनका पोषण करता हूं। लड़के को अपनी ही सोच पर आश्चर्य हुआ। लगता है उस गिरजे और गूलर के आसपास किसी भूत। हमें किसी भी परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा सोचते ही उसे जैकेट का बोझ कम और उसकी गर्माहट अच्छी लगने लगी। जैकेट का एक उद्देश्य था और उस लड़के का भी। उसका उद्देश्य था जीवन भर घूमना। पिछले 2 सालों में अंडलूसिया प्रदेश में घूमते घूमते वहां के सारे शहरों को अच्छी तरह जान गया था। उसका विचार था कि इस बार की मुलाकात में वह उस लड़की को बताएगा कि किस तरह एक सीधे सादे गड़रिए ने पढ़ना लिखना सीखा। 16 बरस का होने तक वह एक गुरुकुल में जाता था। उसके पिता चाहते थे कि वह एक पादरी बने, जिससे उनके मामूली किसान परिवार का नाम ऊंचा हो। उनका परिवार भोजन और पानी जुटाने के लिए ही ठीक भेड़ों की तरह कड़ी मेहनत करता था। यूं तो उसने लैटिन और स्पेनिश भाषा के अलावा धर्म दर्शन भी पढ़ा था, मगर उसके मन में तो पूरी दुनिया को जानने की धुन समाई थी और वह उसके लिए ईश्वर को जानने से कहीं ज्यादा मायने रखती थी। पाप और पुण्य उसके लिए बेमानी थे। एक दिन जब वह गुरुकुल से लौटा तो उसने साहस बटोरकर अपने पिता से कह ही डाला कि उसका मन पादरी बनने को कतई तैयार नहीं है। वह तो बस घूमना और सिर्फ घूमना चाहता है। बेटा,
दुनिया भर के लोग हमारे इस गांव से होकर गुजरे हैं। वे आते तो किसी नई चीज की तलाश में है, मगर जब वापस जाते हैं तो मूलतः वैसे ही इंसान होते हैं जैसे कि वे तब थे जब आए थे। वे पहाड़ चढ़ते हैं राजमहल देखने के लिए, और जब उतरते हैं तो उन्हें लगता है कि जो बीत गया वह आज से बेहतर था। उनके भूरे बालों या शरीर का रंग भले ही हमसे अलग हो, मगर भीतर से वे सब के सब हम जैसे ही होते हैं। मगर मैं तो उन शहरों के राजमहल देखना चाहता हूँ जहाँ वे रहते हैं, लड़के ने दलील देते हुए कहा। वे लोग जब हमारी धरती को देखते हैं तो कहते हैं हम पूरा जीवन यहीं बिताना चाहते हैं, पिता ने बात आगे बढ़ाई। वह तो ठीक है, मगर मैं उनकी धरती देखना चाहता हूँ और यह भी देखना चाहता हूँ कि वे कैसे रहते हैं, लड़का बोला। जो लोग यहाँ आए वे धनी थे। घूमने फिरने और खर्च करने के लिए उनके पास बहुत सारे पैसे थे। मगर हम जैसों में से कोई घूमना फिरना चाहता है तो उसका एक ही तरीका है कि वह गड़िया बन जाए, पिता ने लड़के को समझाया। तब यही सही, मैं गड़िया ही बनूंगा, लड़के ने बड़े निश्चय भरे शब्दों में कहा। उसके पिता ने आगे कुछ नहीं कहा। अगले दिन एक बटुए में सोने के 3 पुराने स्पेनी सिक्के डालकर उसने अपने बेटे को थमा दिए। मुझे एक दिन ये खेत में पड़े मिले थे। ये सिक्के ही मैं तुम्हें विरासत में देता। पर चलो, अब तुम इनसे कुछ भेड़ें खरीद लो और निकल पड़ो चरागाहों की तलाश में। मगर एक बात मैं तुम्हें बता दूं, एक दिन तुम भी यही कहोगे कि अपनी धरती और यहाँ की औरतें ही दुनिया भर में सबसे ज्यादा सुंदर हैं, पिता ने बेटे को आशीर्वाद देते हुए कहा। तब न जाने क्यों लड़के को ऐसा लगा कि उसके पिता की आंखों में भी पूरी दुनिया घूमने का सपना मौजूद था, वह सपना जो आज भी जिंदा है बावजूद इसके कि उन्हें उसे दफनाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। पर सच तो यह था कि साल दर साल पीने को पानी, खाने को भोजन जुटाने और हर रात एक ही जगह बसेरा करने की मजबूरी भी इस सपने को दफन न कर पाई। सूरज आसमान में ऊपर चढ़ने लगा था और लाल से सुनहरा हो चला था। पिता से हुई बातचीत के बारे में सोचकर उसे अच्छा लगा। उसने इतने ही दिनों में बहुत सारे महल देख लिए थे। कई सारी औरतों से भी मिल चुका था, मगर उनमें से कोई भी उस जैसी नहीं थी जिससे वह कुछ ही दिनों में मिलने वाला था। यह एक जैकेट का मालिक था। उसके पास एक किताब भी थी जिसके बदले में वह दूसरी ले सकता था, और था भेड़ों का एक रेवड़। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि हर दिन वह अपने सपने को जी रहा था। अगर कभी वह अंडलूसिया के मैदानों से ऊब गया तो भेड़ें बेचकर जहाजी बन जाएगा। समुद्री जीवन से उगता जाने तक वह और बहुत सारे शहरों को जान चुका होगा। बहुत सारी औरतों से मिल चुका होगा। इस तरह तब तक उसके जीवन में खुशियों के बहुत सारे दूसरे अवसर भी आ चुके होंगे। उसने चढ़ते सूरज से आंख मिलाते हुए अपने आप से कहा, गुरुकुल में ईश्वर तो मुझे कभी न मिलता। जब भी संभव होता यात्रा के लिए यह हमेशा एक नया रास्ता चुनता। खंडहर हो चुके उस गिरजाघर में इससे पहले वह कभी नहीं रुका था, हालांकि उसके आसपास से वह कई बार गुजरा था। यह संसार बहुत बड़ा है, कभी न खत्म होने वाला। उसे तो अपनी भेड़ों को किसी रास्ते पर लगा देना भर था, और उसके बाद एक एक करके बहुत सारी रोचक बातें उसके सामने आती जाएंगी। मगर भेजें, वे इस बात को कहाँ समझ पाती हैं। वे तो यह भी नहीं समझ पाती कि हर रोज वे एक नए रास्ते पर चल रही है। उन्हें तो यह भी नहीं दिखाई देता कि ये चरागाह नए हैं या फिर मौसम भी बदलते हैं। उन्हें तो बस हरदम खाने पीने की ही चिंता सताए रहती है। शायद हम सब के सब ही ऐसे हैं, लड़के ने सोचा, यहाँ तक कि मैं भी। मैंने भी तो उस व्यापारी की बेटी से मिलने के बाद किसी दूसरी के बारे में नहीं सोचा। सूरज को देखकर उसने हिसाब लगाया, दोपहर तक वह तरीफा पहुंच जाएगा। वहां पहुंचकर अपनी किताब के बदले में कोई मोटी किताब लेगा। मदिरा की बोतल पूरी भर लेगा। दाढ़ी ही नहीं बाल भी बनवाएगा। आखिर उस लड़की से मिलने के लिए तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। वह अपने दिमाग से इस विचार को निकाल फेंकना चाहता था कि उसके पीछे कोई दूसरा गडरिया वहां आया होगा जिसके पास भेड़ों का बड़ा रेवड़ होगा और जिसने उसके पहुंचने से पहले ही उस लड़की का हाथ मांग लिया होगा। सपना साकार होने की संभावना ही जीवन को रंगीन बनाती है। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा। सूरज और ऊपर चढ़ आया था। उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी।
अचानक उसे याद आया त्रिफा में एक वृद्ध महिला रहती है जो सपने बांझती है। वृद्ध महिला उस लड़के को घर के पिछवाड़े वाले कमरे में ले गई। इस कमरे को रहने वाले कमरे से मोती मूंगों का एक रंगीन झालर वाला पर्दा अलग करता था। कमरे में एक मेज और 2 कुर्सियां पड़ी थी और दीवार पर लगी थी प्रभु यीशु की तस्वीर। कुर्सी पर बैठते हुए वृद्धा ने लड़के से बैठने को कहा। उसके बाद लड़के के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर वह शांत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसकी प्रार्थना जिप्सियों जैसी थी। लड़के को भी जिप्सियों का अनुभव था। यात्रा के दौरान वे उसे रास्ते में मिलते थे, मगर उनके पास भेजें नहीं होती थी। लोग कहते हैं कि जिप्सियों की सारी जिंदगी दूसरों को ठगने में ही बीतती है। यह भी कहा जाता था कि शैतान के साथ उनका समझौता है। वे बच्चों को अगवाकर अपने भुथे अड्डों में ले जाकर उन्हें गुलाम बना लेते हैं। बचपन में ऐसी कहानियां सुनाकर उसे इतना डराया गया था कि जिप्सियों द्वारा पकड़े जाने का भय उसके मन में अभी भी बैठा हुआ था। वृद्धा ने उसके दोनों हाथ पकड़े तो उसका भय एक बार फिर लौट आया। वृद्धा न लड़के के हाथों से बिना नजर उठाए कहा, वाहे, मजेदार, और फिर चुप हो गई। लड़का घबरा गया। उसके हाथ कांपने लगे। लगा कि वृद्धा ने सब भांप लिया है। लड़के ने झटके से अपने हाथ खींच लिए। मैं आपको अपना हाथ दिखाने नहीं आया था। जब वह यह कह रहा था तो उसके मन में था कि मैं यहाँ आया ही क्यों। बेहतर होगा कि मैं बिना कुछ पूछे पाछे इस वृद्धा को इसकी फीस देकर यहाँ से खिसक जाऊं। मैंने बार बार दिखने वाले सपने को कुछ ज्यादा ही तूल दे दिया है। तुम यहाँ अपने लड़के को लगा यह भी इसकी एक चाल है। कोई बात नहीं, यह भी सही। एक गढ़िये के जीवन में खूंखार भेड़ियों और सूखे चरागाहों से निपटने के अवसर तो आते ही रहते हैं और उन्हीं से आती है उसके जीवन में कुछ नवीनता, कुछ उत्तेजना। मैंने इस सपने को 2 बार देखा है, उसने कहा। मैंने देखा, मैं अपनी भेड़ों के साथ एक मैदान में हूँ। तभी एक बच्ची वहां आती है और मेरी भेड़ों से खेलने लगती है। मुझे यह सब पसंद नहीं है क्योंकि भेड़ों को अपरिचितों से डर लगता है। मगर पता नहीं क्यों बच्चे हमेशा भेड़ों के साथ उन्हें डराए बगैर खूब खेल लेते हैं। जानवरों को आदमी की उम्र का अंदाज कैसे हो जाता है। मुझे अपने सपने के बारे में जरा विस्तार से बताओ, वृद्धा ने कहा। मुझे खाना भी पकाना है और फिर तुम्हारे पास कोई ज्यादा पैसे तो होंगे नहीं, इसलिए मैं तुम्हें बहुत समय भी नहीं दे सकती। वह बच्ची बहुत देर तक मेरी भेड़ों के साथ खेलती रही। उसने सपने को आगे बढ़ाया, हालांकि वृद्धा की बात उसे अच्छी नहीं लगी थी। और फिर एकाएक उस बच्ची ने मेरे दोनों हाथ थाम लिए और मुझे पिरामिडों के देश मिस्र ले गई। कुछ क्षणों के लिए वह चुप हो गया, यह भांपने के लिए कि उस वृद्धा को मिस्र के पिरामिडों के बारे में कुछ मालूम भी है या नहीं। लेकिन वृद्धा खामोश रही। फिर मिस्र के पिरामिडों में लड़के ने इन शब्दों को रुक रुक कर कहा ताकि वृद्ध औरत उसकी बात समझ सके। उस बच्ची ने मुझसे कहा, तुम यहाँ आए हो तो तुम्हें यहाँ छिपा खजाना मिलेगा। और फिर जैसे ही वह मुझे उस छिपे हुए खजाने को दिखाने जा रही थी, मेरी आंख खुल गई। दोनों बार ऐसा ही हुआ। वृद्धा कुछ देर तक खामोश रही। फिर उसने लड़के के दोनों हाथों को ध्यान से देखा। मैं अभी तुमसे कोई पैसे नहीं लूंगी, उसने लड़के से कहा, मगर खजाना मिल जाए तो उसका 10वां हिस्सा तुम मुझे दे देना। लड़का हंसा। खुश भी हुआ कि जो भी थोड़े बहुत पैसे उसके पास है, वह इस छिपे खजाने वाले सपने के कारण इस वृद्धा से बच जाएंगे। इस सपने का क्या मतलब हो सकता है? यह तो बताओ। बताऊंगी, मगर पहले तुम कसम खाओ कि जो मैं तुम्हें बताऊंगी उसके बदले में तुम मुझे खजाने का 10वां भाग दोगे। गडरिये ने कसम खाई। ऐसे नहीं। प्रभु यीशु को देखकर फिर कसम खाओ। तो सुनो, सांसारिक भाषा में यह एक सपना है, वृद्धा ने कहा। मैं इसकी व्याख्या भी कर सकती हूँ जो बहुत मुश्किल है। इस वजह से खजाने के एक भाग पर मेरा अधिकार बनता है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि तुम्हें पिरामिडों के देश मिस्र जरूर जाना चाहिए। मैंने उनके बारे में कभी सुना तो नहीं, मगर चूंकि एक बच्ची ने उन पिरामिडों को तुम्हें दिखाया है तो वे जरूर होंगे। वहां तुम्हें खजाना जरूर मिलेगा और तुम एक बहुत अमीर आदमी बन जाओगे। लड़के को थोड़ा आश्चर्य हुआ, चिड़चिड़ाहट भी हुई।
इस सब के लिए तो मैं इस औरत को ढूंढता हुआ यहाँ नहीं आया था। पर तभी उसे ध्यान आया कि इस सब के लिए अब उसे एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। केवल यह जानने के लिए मुझे अपना वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। उसने कहा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हारे सपने की व्याख्या करना जरा मुश्किल है। बहुत साधारण सी दिखने वाली चीजें ही हमारे जीवन में असाधारण होती है, मगर इस बात को अक्लमंद लोग ही समझ पाते हैं। मैं अक्लमंद नहीं हूं, इसीलिए मुझे दूसरी कलाएं सीखनी पड़ी, जैसे हाथ देखने की कला वगैरह। अच्छा यह बताओ, मैं मिस्र कैसे पहुंचूंगा? मैं तो केवल सपने बांचती हूँ, उन्हें कैसे सच करना है यह मैं नहीं जानती। तभी तो मुझे अपनी बेटियों पर निर्भर रहना पड़ता है। और मैं कभी मिस्र पहुंचा ही नहीं, तो तुम मुझे कुछ भी मत देना। वैसे भी ऐसा कोई पहली बार थोड़े ही होगा। वृद्धा ने यह कहते हुए कि उसका बहुत समय खराब हो गया है, लड़के से जाने के लिए कहा। लड़के को घोर निराशा हुई। वह अब कभी सपनों पर यकीन नहीं करेगा। उसे याद आया कि उसे तो अभी बहुत से काम निपटाने हैं। वह बाजार गया और वहां कुछ खाया। फिर अपनी किताब को एक ज्यादा मोटी किताब से बदला। चौक में एक बेंच पर बैठकर खरीदी मदिरा को चखकर देखा। दिन गर्म था और मदिरा ताजगी भरी। उसकी भेड़ें शहर के बाहरी फाटक के पास उसके एक दोस्त के तबेले में थीं। इस शहर में वह बहुत से लोगों को जानता था। यही बात तो उसे अपने घुमक्कड़ जीवन की तरफ आकर्षित करती थी। उसे नित नए दोस्त बनाने का अवसर मिलता था। ऐसे दोस्त जिनके साथ उसे अपना सारा वक्त गुजारने की जरूरत नहीं थी। जब भी कोई व्यक्ति उन्हीं लोगों को हर रोज देखता है, जैसा कि गुरुकुल में रोज होता था, तो वे हमारे व्यक्तिगत जीवन का अभिन्न अंग बन जाते हैं और तब वे अपने अनुसार आप में बदलाव लाना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, यानी आप अपने को उनकी इच्छाओं के अनुसार नहीं ढालते, तो वे नाराज हो जाते हैं। हर आदमी यह तो जानता है कि दूसरों को अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए, मगर खुद जीवन कैसे जिया जाए यह उसे मालूम नहीं होता। सूरज थोड़ा नीचे उतर आए तो मैदान के रास्ते वह अपनी भेड़ों को लेकर उस गांव की तरफ चल देगा, और आज से 3 दिनों के बाद वह उस व्यापारी की बेटी के साथ होगा। यह नई खरीदी किताब पढ़ने लगा। पहले ही पन्ने पर किसी शव को कब्र में दफनाने का वर्णन था। जो व्यक्ति उस संस्कार में शामिल थे, उनके नामों का उच्चारण बड़ा मुश्किल था। अगर उसने कभी कोई किताब लिखी तो वह एक बार में एक ही व्यक्ति का परिचय देगा, ताकि पाठक बहुत सारे नागों को एक साथ याद करने के लिए मजबूर न हो। थोड़ी देर बाद जब उसने एकाग्रचित्त होकर पढ़ना शुरू किया तो उसे वह किताब बढ़िया लगने लगी। शव संस्कार वाले दिन बर्फ गिर रही थी। उस सर्द मौसम का एहसास उसे अच्छा लगा। वह तन्मय होकर किताब पढ़ रहा था कि एक बूढ़ा आदमी आकर उसके पास बैठ गया। चौक पर चलते लोगों की तरफ देखकर उस बूढ़े ने बात शुरू करते हुए पूछा, ये लोग क्या कर रहे हैं? लड़की मंत्रमुग्ध होकर उसे निहार रही है। ऊन कतरते हुए सुनाने के लिए उसने कुछ अच्छी कहानियां भी याद करने की कोशिश की। उन कहानियों में से ज्यादातर तो उसने किताबों में ही पढ़ी थी, मगर वह उन्हें सुनाता इस तरह था कि जैसे वे उसके अपने अनुभव से उपजी हों। वह लड़की इस बात को कभी नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि उसे तो पढ़ना आता ही नहीं। वह इन्हीं ख्यालों में डूबा था। मगर उधर वह बूढ़ा था कि उससे बातचीत शुरू करने के लिए बेचैन था। उस बूढ़े ने लड़के को बताया कि वह बहुत थका हुआ है। उसे प्यास भी लगी है और पूछा कि क्या वह उसकी मदिरा में से 2 घूंट पी सकता है। लड़के ने मदिरा की बोतल उसकी ओर बढ़ा दी, यह सोचकर कि चलो यह 2 घूंट मदिरा पी लेगा तो इससे छुटकारा तो मिलेगा। मगर बूढ़ा तो उससे बात करने पर आमादा था। उसने लड़के से पूछा कि वह कौन सी किताब पढ़ रहा है। लड़के का मन तो चाहा कि वह बूढ़े को डांट दे और दूसरी बेंच पर जा बैठे, मगर उसके पिता ने हमेशा बड़ों का आदर करना सिखाया था। उसने किताब उस बूढ़े के सामने कर दी। उसके 2 कारण थे। एक तो यह कि वह स्वयं उस किताब के शीर्षक का उच्चारण करने में असमर्थ था, और दूसरा यह कि अगर उस बूढ़े को भी पढ़ना न आता होगा तो वह खुद ही शर्म से उठकर दूसरी। इस किताब में भी तकरीबन वही कुछ कहा गया है जो दुनिया की और किताबों में कहा गया है। बूढ़े ने अपनी बात पूरी करते हुए आगे कहा, इस किताब में बताया गया है कि लोग अपनी नियति खुद नहीं चुन पाते और अंततः सभी लोग विश्व के इस सबसे बड़े झूठ में विश्वास करने लगते हैं। विश्व के सबसे बड़े झूठ में
क्या है वह? लड़के ने विस्मय से पूछा। वह यह कि हमारे जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमारे रात जो कुछ भी घटित हो रहा होता है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता और तब हमारे जीवन की बागडोर हमारी तकदीर के हाथों में चली जाती है। यही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। लड़के ने कहा, वे मुझे पादरी बनाना चाहते थे मगर मैंने खुद तय किया था गडरिया बनना। और मैं बना। बहुत बढ़िया, बूढ़े ने कहा, चूंकि तुम्हें घूमना फिरना पसंद है। इसे पता है मैं क्या सोच रहा था? लड़के ने अपने आप से कहा। इस बीच बूढ़ा व्यक्ति किताब के पन्ने पलटने लगा था और ऐसा लगता था कि किताब लौटाने का उसका कोई इरादा नहीं है। लड़के का ध्यान उस बूढ़े के अजीब पहनावे पर गया। वह अरब लगता था और अरबों का यहाँ होना कुछ असामान्य नहीं था। तरीफा अफ्रीका से कुछ घंटों ही दूर है। वहां पहुंचने के लिए नाव में थोड़ी दूर तंग खाड़ियों से होकर जाना पड़ता था। अरब अक्सर ही शहर में दिखाई दे जाते थे, खरीद फरोख्त करते और दिन में कई कई बार कुछ अजीब सी प्रार्थना करते हुए। आप कहाँ से हैं? लड़के ने पूछा। बहुत सारी जगहों से। कोई बहुत सारी जगहों से कैसे हो सकता है? लड़के को यकीन नहीं आया। मैं एक गडरिया हूँ, जगह जगह घूमा हूँ मगर आया तो एक ही जगह से हूँ, उस मशहूर शहर से जो प्राचीन महल के पास है, जहाँ मैं पैदा हुआ। अगर ऐसा मानो तो कहा जा सकता है कि मैं सलेम से हूँ। लड़के को मालूम नहीं था कि सलेम कहाँ है। उसने पूछा भी नहीं, इस डर से कि वह अरब उसकी अनभिज्ञता ताड़ जाएगा। उसने नजरें चौक की तरफ घुमा लीं, जहाँ लोग आ जा रहे थे और सब के सब बहुत व्यस्त लग रहे थे। फिर भी कुछ अतापता जानने के लिए उसने पूछा, अच्छा यह तो बताइए कि सलेम है कैसा? वैसा ही जैसा पहले था। इससे तो कुछ पता नहीं चला। इतना तो तय था कि सलेम अंडलूसिया में नहीं था। अगर होता तो उसने जरूर सुना होता। और सलेम में आप करते क्या हैं? लड़के ने पीछा नहीं छोड़ा। मैं सलेम में क्या करता हूँ? बूढ़ा खिलखिलाकर हंसा। मैं सलेम का बादशाह हूँ। लोग बाग बड़ी अजीब बातें करते हैं, लड़के ने सोचा। कभी कभी भड़ों के साथ रहना ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि वे कुछ कहती तो नहीं। उससे भी अच्छा है एकांत, अपनी किताबों के साथ। अविश्वसनीय कहानियां वे भी कहती है, मगर तब जब आप उन्हें सुनना पसंद करते हैं। लेकिन जब आप लोगों से बातें कर रहे हों और वे कुछ ऐसा कह देते हैं जो बहुत ही अजीब होता है तो आपकी समझ में नहीं आता कि बातचीत कैसे जारी रखें। मेरा नाम मितविजय डेक है, उस बूढ़े ने खुद ही बताया। फिर उस लड़के से पूछा, तुम्हारे पास कितनी भेड़ें हैं? काफी, लड़के ने जवाब दिया। वह समझ रहा था कि वह बूढ़ा आदमी उसके बारे में कुछ और अधिक जानना चाहता है। ओह, तब तो यह एक समस्या है। मैं तुम्हारे क्या काम आ सकता हूं अगर तुम्हारे पास काफी भेड़ें हैं? लड़के को अब गुस्सा आने लगा था। उसने तो कोई मदद नहीं मांगी थी। उल्टे उस बूढ़े ने ही उससे पीने के लिए 2 घूंट मदिरा मांगी थी और बातचीत का सिलसिला शुरू किया था। मुझे मेरी किताब लौटा दीजिए, लड़के ने कहा। मुझे अपनी भेड़ें जमा करके आगे भी जाना है। तुम मुझे अपनी भेड़ों का 10वां भाग दे दो, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तो मैं तुम्हें छिपे हुए खजाने को पाने का रास्ता बता दूंगा। लड़के को अपना सपना याद आ गया और तब सारी चीजें एकदम साफ हो गई। उस बूढ़ी औरत ने तो उससे कुछ नहीं लिया, मगर यह बूढ़ा आदमी कहीं उसका पति तो नहीं जो कोई ऐसी तरकीब ढूंढना चाहता है जिससे उस झूठ-मूठ के खजाने के बारे में बताकर उससे अच्छी रकम ऐंठ सके। कहीं यह बूढ़ा आदमी भी जिप्सी तो नहीं है? इससे पहले कि वह लड़का कुछ कह पाता, बूढ़े आदमी ने झुककर एक छड़ी उठा ली और चौक की रेत पर उससे कुछ लिखने लगा। तभी उस अरब की छाती पर कोई चीज इतनी जोर से चमकी कि लड़के की आंखें चौंधिया गई। बड़ी फुर्ती के साथ उस अरब ने अपने लबादे से सब कुछ राप लिया। कुछ क्षणों बाद जब लड़के की चौंधियाई दृष्टि वापस आई तो उसने वह सब कुछ पढ़ा जो उस बूढ़े आदमी ने छड़ी से रेत पर लिखा था। वहां उस छोटे शहर के चौक की रेत पर लिखी इबारत में लड़के ने पढ़ा, अपने पिता का नाम, अपनी माँ का नाम और अपने गुरुकुल का नाम, तथा उसने व्यापारी की लड़की का नाम भी पढ़ा जो उसे अब तक खुद मालूम नहीं था, और उसने पढ़ा वह सब जो उसने कभी किसी से कहा ही न था, केवल सोचा था।
इस बूढ़े आदमी ने कहा था, मैं सलेम का बादशाह हूँ। आश्चर्य है, एक बादशाह होकर आप मुझ गडरिये से बात कर रहे हैं। भय और विस्मय से भरे लड़के ने उस अरब से कहा। इसके कई कारण हो सकते हैं। यूं कहें कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुमने अपनी नियति खोज ली है। लड़के को नहीं मालूम था कि किसी व्यक्ति की नियति क्या होती है, वही जिसे तुम हमेशा से पाना चाहते थे। हर नौजवान जानता है कि उसकी नियति क्या है। जीवन के इस पड़ाव पर सब चीजें साफ होती है और सब कुछ संभव होता है। सपने देखने से डर नहीं लगता, वह सब पाने की उत्कंठा होती है जो वह अपने जीवन में घटित होते हुए देखना चाहता है। मगर ज्यों-ज्यों समय गुजरता है, एक अजीब सी विस्मयकारी ताकत उसे यकीन दिलाने लगती है इन्हीं यह सब असंभव है। तुम अपनी नियति नहीं पा सकते। वह बूढ़ा जो कह रहा था उसे बड़ा उटपटांग लगा, मगर फिर भी वह जानना चाहता था कि नियति को तय करने वाली वह अजीब सी ताकत क्या चीज है। उसके बारे में जब वह व्यापारी की बेटी से बात करेगा तो यह बहुत प्रभावित होगी। यह एक ऐसी ताकत है जो लगती तो नकारात्मक है, पर दरअसल वही आपको सुझाती है कि आप अपनी नियति तक कैसे पहुंच सकते हैं। वह आपके अंतर्मन और निश्चय को मजबूत करती है। इस पूरे ब्रह्मांड का सत्य तो एक ही है। हम जो भी हैं, जो कुछ भी करते हैं, वह तभी होता है जब हम उसे वास्तव में करना चाहते हैं, क्योंकि इच्छा का स्रोत है विश्वात्मा। और यही लक्ष्य है हमारे इस जीवन का इस धरती पर। तब भी जबकि तुम सिर्फ यायावर बनना चाहते हो या किसी व्यापारी की बेटी से शादी करना चाहते हो। हाँ, और चाहे उस खजाने की खोज भी जानते हो, विश्वात्मा को किससे बल मिलता है? लोगों की खुशी, नाखुशी, ईर्ष्या और डाह, सभी से। बस अपनी नियति को पा लेना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। बाकी सभी चीजें एक जैसी है। और जब तुम वास्तव में कोई वस्तु पाना चाहते हो तो संपूर्ण सृष्टि उसकी प्राप्ति में मदद के लिए तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचती है। थोड़ी देर वह दो, ऐसा नहीं है कि उसके दिमाग में यह बात न आई हो, बूढ़े ने लड़के को बताया। मगर बेकरी का व्यवसाय चरवाही से ज्यादा बेहतर है। नानबाई का अपना मकान होता है, जबकि चरवाहों को खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता है। माँ बाप भी अपनी बेटी की शादी किसी गडरिये के बजाय किसी बेकरी वाले व्यवसायी से करना ज्यादा पसंद करते हैं। लड़के का दिल कसक कर रह गया, खासकर व्यापारी की बेटी के बारे में सोचकर। उस लड़की के शहर में भी तो कोई ऐसा नानबाई व्यवसायी होगा ही। बूढ़े ने बात बढ़ाते हुए कहा, अंततः लोगों की जो राय व्यवसायी और गडरिये के लिए होती है वह ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है बनिस्बत उनकी अपनी नियति से। बूढ़ा एक बार फिर किताब के पन्ने पलटने लगा और जो भी पृष्ठ सामने आया उसे रुक रुक के पढ़ने लगा। लड़के ने कुछ देर तो उसे देखा, फिर ठीक वैसे ही उसे टोका जैसा कि बूढ़े ने उसे टोका था। आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि तुम अपनी नियति पाने की कोशिश में एक मंजिल तक आ पहुंचे हो, पर यहाँ पहुंचने के बाद तुम सब कुछ छोड़ देना चाहते हो। और तब, बिल्कुल तब आप ऐसे मौके पर हमेशा इस तरह प्रकट हो जाते हो। लड़के ने बूढ़े से चुटकी लेते हुए कहा। हमेशा इस तरह तो नहीं, मगर हाँ, किसी न किसी रूप में तो मैं आ ही जाता हूँ। कभी मैं किसी समस्या का हल बनकर आता हूँ और कभी एक अच्छे विचार की शक्ल में। संकट की घड़ी में कुछ घटित होना है तो मैं उसे आसान कर देता हूँ। इसके अलावा भी मैं बहुत कुछ करता हूँ, मगर ज्यादातर लोगों को महसूस ही नहीं होता कि मैंने उनके लिए क्या कुछ किया है। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, अभी पिछले ही हफ्ते मुझे एक खान मजदूर के सामने आना पड़ा, एक पत्थर के रूप में। वह खनिक अपना सब कुछ छोड़कर पारसमणि जैसे रत्न की खोज में निकल पड़ा था। पूरे 5 साल तक उसने एक नदी के न जाने कितने पत्थरों को खोदा, उलट पलट कर देखा, मगर उसे रत्न नहीं मिला। तब एक घड़ी ऐसी आई कि उसने पारसमणि की तलाश छोड़ देने का इरादा कर लिया। और वह घड़ी भी कैसी कि अगर वह उस वक्त सिर्फ एक पत्थर, केवल एक पत्थर और उठाकर देखता तो उसे वह बेशकीमती रत्न मिल जाता। चूंकि वह खनिक अपनी नियति के लिए अपना सब कुछ त्याग कर आया था, इसलिए मैंने उसकी मदद करनी चाहिए। एक पत्थर का रूप धारण करके लुढ़कता हुआ मैं उसके पैरों से जा टकराया। खनिक पिछले 5 साल की विफलता से सुब्ध था। पत्थर टकराया,
उसने गुस्से में उसे उठाया और इतनी जोर से फेंका कि जिस दूसरे पत्थर से वह टकराया उसके 2 टुकड़े हो गए और उस टूटे हुए पत्थर के बीच से निकला दुनिया का सबसे खूबसूरत रत्न पारसमणि। लोग बाग बहुत जल्द ही अपने जीवन में यह समझ लेते हैं कि उनके होने की वजह क्या है। बूढ़े ने कड़वाहट भरे शब्दों में कहा, शायद इसीलिए उतनी ही जल्दी वे अपने हाथ खड़े कर देते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है। लड़के ने बूढ़े को याद दिलाया कि वह किसी खजाने की बात कर रहा था। तेज बहते पानी की धार खजाने को सामने ले आती है और वह ही उरे अपने आंचल में छुपाकर अदृश्य कर देती है। बूढ़े ने जवाब दिया, अगर तुम अपने खजाने के बारे में जानना चाहते हो तो शर्त के अनुसार तुम्हें अभी भेड़ों का 10वां हिस्सा मुझे देना होगा। बजाय भेड़ों के क्या खजाने का 10वां भाग नहीं चलेगा? बूढ़ा निराश होते हुए बोला, अगर तुम उस वस्तु को देने का वादा करते हो जो तुम्हारे पास अभी है ही नहीं, तो तुम उसे पाने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा भी छोड़ सकते हो। लड़के ने बताया कि खजाने का 10वां हिस्सा देने का वादा उसने जिप्सी महिला से कर डाला था। बूढ़े ने लंबी सांस लेते हुए कहा, जिप्सी लोग ऐसा वादा लेने में बड़े चतुर होते हैं। चलो यह भी अच्छा ही हुआ, तुम्हें पता तो चल गया कि जीवन में कुछ भी पाने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यही हम जैसे रोशनी के सिपाही सिखाने की कोशिश करते हैं। बूढ़े ने लड़के को उसकी किताब लौटा दी। कल इसी समय अपने रेवड़ में से 1/10 भेड़ें मेरे पास ले आना, तब मैं तुम्हें छिपे हुए खजाने को ढूंढने का रास्ता बता दूंगा। अच्छा नमस्कार। और वह बूढ़ा चौक के कोने में पहुंचकर गुम हो गया। लड़के ने एक बार फिर से किताब को पढ़ना शुरू किया मगर उसका ध्यान कहीं और था। उसका मन बेचैन और परेशान था क्योंकि कहीं भीतर वह जानता था कि बूढ़ा सही था। यह उठा और चौक के कोने की दुकान से 1 पाव रोटी ले आया। उसके मन में आया कि बूढ़े ने जो उस बेकरी वाले के बारे में कहा था वह उसे बता दे, मगर फिर उसने सोचा भी जो चीज़ें जैसी हैं उन्हें वैसा ही छोड़ देना चाहिए। उसने नानबाई को कुछ भी नहीं बताया। अगर बता देता तो वह डबल रोटी बनाने वाला नानबाई भी सब कुछ छोड़कर कम से कम अगले 3-4 दिनों तक तो परेशान रहता ही। इसीलिए लड़के ने ऐसा करने से अपने आप को रोक लिया। हालांकि नानबाई अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी का आदी हो चुका था। वैसे वह नानबाई को परेशानी में डालना भी नहीं चाहता था। फिर वह उठा और शहर में यूं ही घूमने लगा और उसने अपने आप को शहर के फाटक के पास खड़ा पाया। वहां एक छोटी सी इमारत थी जिसमें एक खिड़की थी जहां से लोग अफ्रीका जाने के लिए टिकट खरीद रहे थे। उसे मालूम था मिस अफ्रीका में है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? जी बताइए, खिड़की के पीछे से टिकट वाले ने पूछा। कहाँ का? शायद कल बताऊंगा, कहता हुआ वह खिड़की से पीछे हट गया। अगर वह अपनी एक ही भेड़ बेच दे तो खाड़ी के उस किनारे पहुंच जाएगा, वह यह सोचकर ही डर गया। एक और सनकी टिकट वाले ने अपने साथी से कहा, किराए के लिए उसके पास पूरे पैसे भी नहीं है। टिकट खिड़की के पास खड़े खड़ उसे अपनी भेड़ें याद आई और उसने निश्चय कर लिया कि वो गहरिया ही बना रहेगा। पिछले 2 सालों में इस क्षेत्र में उसने बहुत कुछ सीख लिया था, जैसे कि भेड़ों का ऊन कैसे उतारा जाता है, गर्भवती भेड़ की देखरेख कैसे की जाती है और भेड़ों को भेड़ियों से बचाकर कैसे रखा जाता है। अंडलूसिया प्रदेश के सारे चरागाहों के बारे में वह बहुत अच्छी तरह से जान गया था। उसे यह भी मालूम चल गया कि उसकी एक भेड़ की क्या उचित कीमत है। उसने तय किया कि वह अपने दोस्त के तबेले पर जाने के लिए सबसे लंबे रास्ते से जाएगा। जब वह शहर की चारदीवारी के पास से गुजरा तो थोड़ा रुक गया। वह एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ गया जो दीवार की ऊंचाई के बराबर था। वहां से दूर बसे आठीका को यह अच्छी तरह देख सकता था। किसी ने उसे कभी बताया था कि मूर लोगों ने वहीं से आकर पूरे स्पेन पर कब्जा कर लिया था। इस ऊंचे पत्थर पर बैठकर वह पूरे शहर को देख सकता था। उसे वह चौक भी दिखाई दे रहा था जहां बैठकर उसने बूढ़े से बात की थी। बुरा हो उस घड़ी का जब मैं उस बूढ़े से मिला, उसने सोचा। वह तो शहर के भीतर केवल इसलिए आया था कि सपने बाँचने वाली उस औरत से मिल सके। लेकिन न वह बुढ़िया और न ही वह बूढ़ा यह जानकर खुश हुए कि वह एक गड़िया है। वे बड़े एकाकी लोग थे जिन्हें किसी बात में रुचि नहीं थी और न ही वे अनुभव कर सकते थे कि एक गड़िये को अपनी भेड़ों से कितना लगाव हो सकता है।
उसे अपनी एक एक भेड़ के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता था, कौन लंगड़ी है, कौन 2 महीने बाद बच्चा जनने वाली है और कौन सबसे ज्यादा सुस्त है। उसे मालूम था कि कौन सी भेड़ ऊन उतारने लायक हो गई है, किसे जिबा करना है और किस तरह। अगर उसने भेड़ों का साथ छोड़ दिया तो वे बेचारी कहाँ जाएंगी, कितनी तकलीफ होगी उन्हें। हवा के झोंके तेज हो चले थे। उसे पुरवाई के बारे में मालूम था। हवा में और तेजी आ गई। उसका दिमाग बड़ी तेजी से चलने लगा। एक तरफ है खजाना और दूसरी तरफ भेड़े, और इस सब के बीच उसे इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। एक वह जो उसके पास है और दूसरा वह जो वह पाना चाहता है। उधर वह व्यापारी की लड़की भी थी, लेकिन उसकी अहमियत भेड़ों के बराबर नहीं थी, क्योंकि वह लड़की भेड़ों की तरह उस पर पूरी तरह निर्भर नहीं थी। उस लड़की को तो शायद उसकी याद भी न हो। उसे क्या याद होगा कि वह उससे किस दिन मिला था। उस लड़की के लिए तो हर रोज एक जैसा ही है। उसके तो न आज में कोई फर्क है न कल में। जब हर दिन पहले दिन जैसा ही हो तब ऐसा ही होता है, क्योंकि लोग बाग हर सूर्योदय के साथ आने वाले जीवन की अच्छी चीजों को पहचानना भूल जाते हैं। मैंने अपनी माँ को छोड़ा, पिता को छोड़ा और पीछे छोड़ आया शहरी महल को। अब तो उन्हें भी मेरे बगैर रहने की आदत पड़ गई होगी, ठीक मेरी तरह। अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरी भेड़ों को मेरे बगैर रहने की आदत पड़ जाएगी। जहां यह बैठा था वहां से चौक साफ नजर आ रहा था। लोगों का आना जाना जारी था। जिस बेंच पर बैठकर उसने बूढ़े से बात की थी, वहां अब एक जवान जोड़ा बैठा था और एक दूसरे को प्यार कर रहा था। वह रोटी बनाने वाला बेकर हवा और तेज हो गई थी और उसके थपेड़े उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रहे थे। उसे लगा कि वह हवा भी वैसी ही है जो अपने साथ यहाँ लाई थी मूरों को, पर साथ ही लाई थी रेगिस्तान की गंध भी और पर्दानशीन औरतों को और उन तमाम लोगों को जो सोने और पिरामिडों की तलाश में किसी अनजाने को खोजते हुए अपना पसीना बहाते बड़े साहस के साथ यहाँ आए थे। लड़के को उस हवा से ईर्ष्या होने लगी। कितनी आज़ाद थी वह हवा। काश वह भी उतना ही आज़ाद होता, मगर उसे अपने अलावा और कौन रोकने वाला था। भेड़े, व्यापारी की लड़की, अंडलूसिया के हरे भरे मैदानों वे सब तो उसकी नियति तक पहुंचने की सीढ़ी मात्र थे। अगले दिन दोपहर को वह लड़का फिर बूढ़े से मिला। वह अपने साथ 6 भेड़े भी लाया था। आश्चर्य है, लड़के ने कहा। मेरे मित्र ने फौरन ही मेरी बाकी भेड़ें खरीद ली और कहा कि वह हमेशा से गडरिया बनने का सपना देखा करता था और यह भी कि यह एक अच्छा शकुन है। हमेशा से ऐसा ही होता आया है, बूढ़े आदमी ने कहा। इसे अनुकूलता का सिद्धांत कहते हैं। जब तुम पहली बार ताश खेलते हो तो जरूर जीतते हो। यह शुरुआती भाग्य होता है। ऐसा क्यों होता है? चूंकि एक ऐसी ताकत है जो चाहती है कि तुम अपनी नियति तक पहुंचो। सफलता देकर वह तुम्हारे इरादे को और मजबूत बना देती है। उसके लिए तुम्हारी भूख बढ़ा देती है। कहते हुए वह बूढ़ा भेड़ों का मुआयना करने लगा। एक भेड़ लंगड़ी थी। लड़के ने उसे समझाते हुए कहा कि इसके लंगड़े होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। दरअसल मेरे सारे रेवड़ में सबसे ज्यादा होशियार भेड़ यही है और यही सबसे ज्यादा ऊन भी देती है, पर खजाना कहाँ है अब यह तो बताओ। मिस्र में पिरामिडों के पास। लड़का चौंका। उस बूढ़ी औरत ने भी यही कहा था, मगर उसने तो लड़के से एक कौड़ी भी नहीं ली थी। तुम खजाने को पा सको, इसके लिए तुम्हें कुछ चिन्हों का अनुकरण करना होगा। ईश्वर ने हर व्यक्ति के लिए एक पथ बनाया है, तुम्हें बस उन चिन्हों को पहचानना और समझना होगा जो उसने तुम्हारे लिए छोड़े हैं। इससे पहले कि लड़का कुछ जवाब देता, एक तितली उन दोनों के बीच आकर अपने पर फड़फड़ाने लगी। लड़के को अपने दादा की बात याद आ गई। वे कहा करते थे कि तितलियां एक अच्छा शकुन होती है। वैसे ही जैसे कि झींगुर और संभावनाएं, जैसे कि छिपकलियां और क्लोवर घास का 3 पत्तों वाला नहीं, चीपतिया पत्ता। बूढ़े ने जैसे लड़के के विचार पढ़ लिए हों, उसने कहा, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे दादा ने कहा था, यह अच्छा शकुन है। बूढ़े ने अपना लबादा खोला तो लड़का भौचक्का रह गया। बूढ़े ने अपने सीने पर सोने का भारी कवच पहन रखा था, जिसमें हीरे जवाहरात जड़े थे।
लड़के को अब समझ में आया कि कल जो चमक उसने देखी थी वह इसी की रही होगी। वह बूढ़ा वाकई बादशाह था और चोरों से बचने के लिए उसने वह रूप बना रखा था। यह लो, बूढ़े ने अपने कवच के बीच से एक सफ़ेद और एक काला नगीना निकालकर उसे देते हुए कहा, इन्हें उरीम और थुमीम कहते हैं। काला हाँ का प्रतीक है और सफ़ेद ना का। जब तुम शकुन अपशकुन के चिन्हों को पढ़ने में कभी भी शंकित होगे तो ये तुम्हारी मदद करेंगे। इनसे सवाल हमेशा हाँ या ना में करना। वैसे अगर ले सको तो अपने निर्णय तुम खुद ही लेना। खजाना पिरामिडों में है, यह तो तुम्हें मालूम ही था। मैंने तो 6 भेड़ों की बात तुमसे इसलिए की थी ताकि मैं तुम्हारा इरादा निश्चय में बदल सकूं। लड़के ने वे दोनों नगीने अपनी थैली में रख लिए और तय किया कि इसी पल से वह अपने निर्णय अपने आप करेगा। इस बात को कभी मत भूलना कि तुम्हारे प्रत्येक लेनदेन का उद्देश्य केवल एक ही है और कुछ भी नहीं। शकुनों और चिन्हों की भाषा याद रखना। और इन सब से ऊपर कभी न भूलने वाली बात कि अपनी नियति के पीछे तब तक चलते रहना जब तक कि उसे पूरी तरह न पा जाओ। जाने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, बूढ़े ने आगे कहा। एक व्यापारी ने अपने बेटे को दुनिया के सबसे बुद्धिमान आदमी के पास भेजा कि उससे खुशी हासिल करने का राज जानकर आओ। लड़का रेगिस्तान में 40 दिनों तक भटकता रहा। फिर उसे एक ऊंची पहाड़ी पर बहुत ही खूबसूरत महल दिखाई दिया जहां वह बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। महल के मुख्य कमरे में वह घुसा तो देखा वहां कोई साधु संत नहीं था और न ही कोई शांत सौम्य वातावरण, बल्कि वहां तो बहुत सारे व्यापारी आ जा रहे थे। कुछ लोग इधर-उधर कोनों में खड़े बातें कर रहे थे। छोटा सा ऑर्केस्ट्रा संगीत की मधुर धुन बजा रहा था। बीच में पड़ी मेज पर दुनिया के उस देश का बेहतरीन और लजीज खाना सजा हुआ था। वह बुद्धिमान व्यक्ति एक-एक कर हर व्यक्ति से बात कर रहा था। उस लड़के की बारी आते आते 2 घंटे लग गए। बुद्धिमान व्यक्ति ने बड़े ध्यान से उस लड़के की बात सुनी, उसके आने का कारण जाना। फिर उसने कहा कि अभी तो उसके पास समय नहीं है। अगर वह खुशियां पाने का राज जानना ही चाहता है तो 2 घंटे बाद उसके पास आए। तब तक वह चाहे तो महल में घूम फिर सकता है। फिर उसने कहा, इस बीच मैं चाहता हूं कि तुम एक काम करो। और उसने एक छोटे चम्मच में 2 बूंद तेल डालकर उस लड़के से कहा, अब तुम इस चम्मच को पकड़े हुए पूरे महल में घूमो। ध्यान रहे कि चम्मच से तेल की एक बूंद भी न गिरने पाए। लड़के ने महल में घूमना शुरू किया। बहुत सी सीढ़ियां चढ़ी और उतरी, उसका ध्यान बराबर उस चम्मच पर लगा रहा। अपना ध्यान बराबर चम्मच पर रखते हुए 2 घंटे बाद वह उस कमरे में लौटा जहां उसकी भेंट बुद्धिमान व्यक्ति से हुई थी। अच्छा, क्या तुमने मेरे मुख्य भोजन कक्ष में टंगे बेलबूटेदार ईरानी पर्दों को देखा? बुद्धिमान व्यक्ति ने लड़के से पूछा। तुमने वह बाग देखा जिसे इतना सुंदर बनाने में मेरे मुख्य माली को 10 साल लगे हैं? तुमने मेरे पुस्तकालय में रखे चर्मपत्र वाले ग्रंथ देखे? लड़के ने लज्जित होते हुए स्वीकारा, यह सब तो नहीं देखा मैंने। मेरा ध्यान तो बराबर इसी पर लगा रहा कि चम्मच से तेल की एक बूंद भी जमीन पर न गिरने पाए। तो वापस जाओ और दुनिया की अद्भुत वस्तुओं को देख कर आओ। बुद्धिमान व्यक्ति ने लड़के से कहा, अगर तुम किसी व्यक्ति के मकान को नहीं जानते तो तुम उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकते। लड़के ने राहत की सांस ली। उसने चम्मच उठाया, लेकिन वो तेल कहाँ है जो मैंने तुम्हारे सुपुर्द किया था? बुद्धिमान व्यक्ति ने लड़के से पूछा। लड़के ने चम्मच की ओर देखा तो पाया कि वह अब खाली था। मैं तुम्हें बस एक ही सलाह दे सकता हूँ। बुद्धिमानों से भी बुद्धिमान उस व्यक्ति ने लड़के से कहा, खुशी पाने का राज है इस विश्व की सब सुंदरतम वस्तुओं को देखना और चम्मच वाली तेल की बूंदों को न भूलना। गहरिया अवाक रह गया। उस बादशाह की कही कहानी अब उसकी समझ में आ गई थी। एक गड़िए को भले ही घूमना फिरना पसंद हो, मगर उसे अपनी भेड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। बूढ़े व्यक्ति ने लड़के को देखा और अपने हाथों से उसके सिर के ऊपर कुछ अजीब से संकेत बनाए। उसके बाद वह अपनी मेड़ों को लेकर चला गया। तरीफा में सबसे ऊंची पहाड़ी पर मूरों द्वारा है। उसके प्राचीरों पर चढ़कर अफ्रीका की एक बनवाया गया पुराना किला झलक देखी जा सकती है। एक शाम सलेम का राजा मेलविजेडेक उसकी प्राचीर पर बैठा था। धीमी धीमी बहती पुरवाई उसके चेहरे को सहला रही थी। पास ही खड़ी भेड़ों में चुलबुलाहट थी।
ये बेचैन और आशंकित थीं, अपने नए मालिक से, उत्तेजित थीं उस बदलाव से। पर उन्हें तो बस दो ही चीजों से वास्ता था, चारा और पानी। उनकी दुनिया तो यहीं तक सीमित थी। मेल्विजेडेक ने एक छोटे जहाज को बंदरगाह से बाहर जाते हुए देखा। अब वह उस लड़के से कभी नहीं मिल सकेगा, ठीक वैसे ही जैसे वह अब्राहम से कभी नहीं मिल सका। उससे भी तो उसने 1/10 फीस वसूल की थी। यही था उसका धंधा। देवताओं और ईश्वर को तो इच्छाविहीन होना चाहिए, क्योंकि उनकी तो कोई नियति होती नहीं। फिर भी उस लड़के के बारे में सोचकर सलेम के बादशाह ने उसकी सफलता के लिए भरपूर प्रार्थना की। उसने खुले आसमान की ओर देखते हुए कहा, हे मेरे प्रभु, जैसा कि आपने कहा है, और मैं जानता हूं कि यह मिथ्याभिमान की पराकाष्ठा है, मगर एक बूढ़े बादशाह को अपने ऊपर इतना सा गर्व करने का अधिकार तो हो ही सकता है। अफ्रीका भी कैसा अजीब देश है, लड़के ने सोचा। वह एक शराबखाने में बैठा था। यह शराबखाना भी वैसा ही था जैसा उसने टेंजियर की तंग गलियों में देखा था। कुछ लोग हुक्का पी रहे थे और कश ले लेकर हुक्के की नली एक दूसरे की ओर बढ़ा रहे थे। कुछ ही घंटों में उसने बहुत कुछ देख लिया। आदमियों को एक दूसरे का हाथ थामकर चलते हुए और औरतों के बुर्की से ढके हुए चेहरे। मौलवी जो मीनारों पर चढ़कर अजान दे रहे थे और हर कोई घुटनों के बल बैठकर माथा जमीन से लगा रहा था। गैर ईसाई नास्तिक ही ऐसा करते हैं, लड़के ने अपने आप से कहा। उसे याद आया, बचपन में गिरजाघरों में सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में म्यान में रखी तलवार लिए सेंट सेंटियागो मैटामोरोस की जो मूर्ति उसने देखी थी, उसके सामने भी लोग ऐसे ही झुके हुए थे। उसका जी घबराने लगा और वह अपने आप को एकदम अकेला महसूस करने लगा और उसे लगा कि नास्तिक लोग उसे घूर रहे हैं। इन लोगों को देखने से ही लगता था कि इनके मन में कोई पाप छिपा है। इसके अलावा अफरातफरी में एक बात तो उसके ध्यान से उतर ही गई थी। केवल एक बात ऐसी जो उसको खजाने तक पहुंचने में देरी का कारण बन सकती थी, वह थी कि इस देश में केवल अरबी ही बोली जाती है। शराबखाने का मालिक उस लड़के के पास आया तो लड़के ने उसी पेय की फरमाइश की जो बगल की मेज वाले पी रहे थे। पीने पर पता चला, अरे यह तो कड़वी चाय है। उसका मन तो मदिरा पीने का था, लेकिन अभी के लिए चिंता का यह विषय नहीं था। चिंता तो उसे खजाने की करनी थी और उस तक कैसे पहुंचा जाए, इसकी। भेड़ों की बिक्री से उसके पास काफी पैसा आ गया था। यह जानता था पैसे में बड़ा जादू होता है। पैसा हो तो आदमी कभी अकेला नहीं रहता। थोड़े ही दिनों में वह पिरामिडों में होगा। रत्नष्टित स्वर्ण कवचवाला वह वृद्ध बादशाह अपने हिस्से की केवल 6 मेड़ों के लिए झूठ नहीं बोलेगा। खाड़ी पार करते हुए उस बूढ़े द्वारा बताए संकेतों और शकुनों का ध्यान उसे आया था। हाँ, उस बूढ़े को पता था कि वह क्या बोल रहा है। अंडलूसिया के मैदानों को पार करते समय उस लड़के ने सीख लिया था कि जमीन और आसमान को देखकर कैसे तय किया जाता है कि उसे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। एक खास चिड़िया की चहचहाट सुनकर उसे पता लग जाता था कि कोई जहरीला सांप कहीं आसपास ही है। किसी खास तरह की झाड़ी देखकर वह भांप लेता था कि इस इलाके में पानी जरूर मिलेगा। यह सब उसने अपनी भेड़ों से ही सीखा था। उसने सोचा, अगर ईश्वर भेड़ों को रास्ता दिखा सकता है तो आदमियों को क्यों नहीं। यह सोचकर उसका जी हल्का हो गया। चाय की कड़ुवाहट कुछ कम हो गई। तुम कौन हो? स्पेनी भाषा में किसी ने उससे पूछा। लड़के को सुकून मिला। वह चिन्हों शकुनों के बारे में ही सोच रहा था और कोई प्रकट हो गया। अरे, आप स्पेनी भाषा में कैसे बोल लेते हैं? लड़के ने पूछा। तो उस नौजवान ने, जिसने यूं तो पाश्चात्य पोशाक पहन रखी थी मगर उसके शरीर का रंग इस शहर वालों जैसा ही था, उसकी उम्र और कद लगभग उसी के समान था, कहा। यहाँ हर कोई स्पेनी भाषा ही बोलता है। स्पेन यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है। बैठो, मैं तुम्हारे पीने के लिए कुछ मंगवाता हूँ। लड़के ने कहा, मैं भी थोड़ी शराब लेना चाहूँगा। मुझे यह चाय बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस देश में कोई शराब नहीं मिलती, यहाँ के धर्म में शराब पीना हराम है, नवयुवक ने जवाब देते हुए कहा। लड़के ने शराब की बात छोड़कर उस नवयुवक से अपनी पिरामिड जाने की बात कही। उसकी जबान पर खजाने की बात आ ही गई थी कि उसने अपने आप को रोक लिया।
अगर खजाने की बात वह उस अरबी युवक को बता देता तो हो सकता था कि वह भी बदले में कुछ मांग लेता। उसे बूढ़े बादशाह की बात याद आ गई, जो चीज़ तुम्हारे पास अभी है ही नहीं, उसे देने या बांटने का सवाल कहाँ उठता है। मैं चाहूंगा कि तुम मुझे पिरामिडों तक ले चलो। अगर तुम मेरे गाइड बनना चाहो तो मैं उसके लिए भरपूर मेहनताना भी दूंगा। तुम्हें मालूम है वहां पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? नवयुवक ने लड़के से सवाल किया। लड़के को तभी अनुभव हुआ कि इस बीच शराबखाने का मालिक उनके पास खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा था। उसे थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन उसे एक गाइड मिल गया था जिसकी मदद से पिरामिडों तक पहुंचने का मौका वह गंवाना नहीं चाहता था। तुम्हें पूरा सहारा रेगिस्तान पार करना पड़ेगा, नवयुवक ने लड़ियों से कहा, और इसके लिए काफी पैसों की जरूरत पड़ेगी। कितना पैसा है तुम्हारे पास? लड़के को उसका सवाल अजीब लगा, लेकिन तभी उसे बूढ़े बादशाह की नसीहत याद आ गई कि जब तुम सचमुच किसी चीज को पाना चाहते हो तो संपूर्ण सृष्टि उसकी प्राप्ति में मदद के लिए तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचती है। उसने अपनी थैली से पैसे निकालकर नवयुवक को दिखाए। पास खड़े शराबखाने के मालिक ने भी उन्हें देखा। मालिक और नवयुवक ने आपस में अरबी भाषा में कुछ बात की, जिसमें शराबखाने के मालिक जवाब पत्थर से देकर फिर चुप रह गया, यह सोचकर कि इस समय वह विदेश में है। उसके नए दोस्त ने मालिक को परे कर दिया और लड़के को अपने साथ शराबखाने से बाहर खींच ले गया। उसकी निगाह तुम्हारे पैसों पर थी, नवयुवक ने लड़के से कहा। यह टेंजियर पूरे अफ्रीका से भिन्न है। यह एक बंदरगाह है और हर बंदरगाह में तरह तरह के ठग होते हैं। लड़के ने अपने नए दोस्त की बात मान ली। उस नवयुवक ने ही तो उसे शराब खाने की उस मुसीबत से बचाया था। लड़के ने पैसे निकालकर गिने। हम कल तक पिरामिडों में होंगे, नवयुवक ने कहा और लड़के से पैसे ले लिए। अब मुझे 2 ऊंट खरीदने होंगे। अब वे दोनों टेंजियर की तंग गलियों से गुजर रहे थे। दोनों तरफ तरह तरह की दुकानें थीं। वे चलते चलते बाजार के चौक में पहुंच गए। हजारों लोग वहां खरीदारी कर रहे थे, मोल भाव कर रहे थे। हर तरह का सामान खरीदा और बेचा जा रहा था, सब्जियों से लेकर चाकू घुरों तक, काली तंबाकू और बहुत से सामान। लड़के ने 1 मिनट के लिए भी अपनी दृष्टि उस नवयुवक से नहीं हटाई, हटाता भी कैसे? उसका सारा पैसा उस नवयुवक के पास जो था। उसके मन में आया कि वह अपना पैसा उस नवयुवक से वापस मांग ले। नहीं, शायद ऐसा करना गैर दोस्ताना हरकत होगी। उसे इस जगह के रस्मों-रिवाज के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। मैं उस पर निगाह रखूंगा, उसने अपने आप से कहा। वैसे भी उस नवयुवक से वह ज्यादा तगड़ा था। एकाएक उस सारी घपलचौथ के बीच उसे एक ऐसी खूबसूरत तलवार दिखाई दी जैसी इससे पहले उसने कभी नहीं देखी थी। म्यान चांदी जड़ी थी, मूठ स्याह काले हीरे जवाहरातों की चमक से जगमगा रही थी। लड़के ने स्वयं से वादा किया कि जब यह मिस्र से लौटेगा तो इस तलवार को जरूर खरीदेगा। जरा दुकानदार से पता करो इस तलवार की कीमत कितनी होगी, उसने अपने दोस्त से कहा। तब उसे ध्यान आया कि तलवार देखने के चक्कर में उसकी नजरें कुछ समय के लिए नवयुवक पर से हट गई थीं। उसका दिल धक से रह गया। वह नजरें घुमाकर उस तरफ देखना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि देखेगा भी तो पाएगा क्या। वह यूं ही कुछ और पलों तक तलवार देखता रहा, फिर हिम्मत जुटाकर उसने गर्दन घुमाई। उसके चारों तरफ बाजार था, लोगों की भीड़ थी, शोर शराबा था और तरह तरह के अजीबोगरीब खानों की खुशबू थी। मगर उसका नया साथी कहीं नहीं था। वह अपने मन को भरोसा दिलाना चाहता था कि उसका साथी चंपत नहीं हुआ है और यहीं कहीं आसपास ही होगा। उसके इंतजार में यह वहीं रुक गया। इस दौरान एक मौलवी मीनार पर चढ़ गया। उसने अजान दी और फिर सारे लोग घुटनों के बल बैठकर नमाज पढ़ने लगे। फिर कामकाजी चींटों की टोली की तरह दुकानें समेटकर चलते बने। सूरज ने भी चलने की ठानी। लड़का डूबते हुए सूरज को तब तक देखता रहा जब तक कि वह चौक के सफेद मकानों के पीछे नहीं छुप गया। उसने सोचा, आज सुबह जब सूरज उगा था तो जैसे वह किसी दूसरे महाद्वीप में था। तब तक वह एक गड़िया था जिसके पास अपनी 60 भेड़ें थी और उसे एक लड़की से मिलने का बेसब्री से इंतजार था। जाने पहचाने मैदानों से गुजरते हुए उस सुबह
उसे सब मालूम था कि जो उसके साथ घटित होने वाला था। मगर अब, जबकि सूरज डूब रहा था, यह किसी दूसरे देश में है, एक अनजानी जगह में, एक अनजान व्यक्ति, जहां की भाषा भी वह नहीं जानता। अब तो वह गडरिया भी नहीं रह गया था, ना ही उसके पास कुछ बचा था। उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वह वापस जाकर एक बार फिर से अपना जीवन शुरू कर सके। सब कुछ सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच घटित हो गया, लड़के ने सोचा। उसे अपने आप पर तरस आया, साथ ही पछतावा भी हुआ कि एक ही झटके में जिंदगी का सब कुछ इस कदर बदल गया। उसे अपने आप पर शर्म आई। उसका मन हुआ कि रो ले। अपनी भेड़ों के सामने उसे आज तक कभी रुलाई नहीं आई थी, मगर अब चौक बाजार खाली था। वह अपने घर से बहुत दूर था, इसलिए वह अपनी रुलाई रोक न सका। वह फफक फक कर रो पड़ा। क्या ईश्वर का यही इंसाफ है? क्या अपने सपनों में विश्वास करने वाले व्यक्तियों को वह यही सिला देता है? जब मेरे पास भेड़ें थीं तो मैं कितना खुश था। चारों तरफ खुशियां बांटता था। लोग मुझे देखकर खुश होते थे और मेरा स्वागत करते थे, मगर अब मैं दुखी हूं, अकेला हूं। एक खुशमिजाज आदमी के बजाय कटु और शक्की इंसान बनने जा रहा हूं, महज इसलिए कि एक आदमी ने मुझे धोखा दिया। मुझे उन लोगों से भी नफरत हो जाएगी जो अपना खजाना पाने में सफल रहे, चूंकि मैं खजाना ढूंढ सकने में विफल रहा। मुझे जो कुछ भी मेरे पास बचा है, उसी में संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं दुनिया जीतने के काबिल नहीं रहा हूं। उसने अपनी थैली खोली, शायद कुछ बच गया हो। जहाज पर खाए सैंडविच का टुकड़ा ही बचा हो। मगर नहीं, कुछ बचा था तो वह भारी भरकम किताब, उसकी जैकेट और वे 2 पत्थर जो उस बूढ़े ने दिए थे। उन 2 पत्थरों को देखकर न जाने क्यों उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। इन्हें उसने नगीना माना था और इन्हीं 2 पत्थरों के बदले में उसने 6 भेड़ें गंवाई थी। इन पत्थरों को बेचकर वापसी का टिकट खरीदा जा सकता है। मगर इस बार मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा, लड़के ने सोचा, और वे दोनों पत्थर निकालकर थैली के बजाय अब अपनी जेब में रख लिए। उस दोस्त ने एक ही बात सच कही थी कि यह शहर एक बंदरगाह है और ऐसे सभी शहर ठगों के अड्डे होते हैं। अब उसकी समझ में आया, शराबखाने का मालिक क्यों गुस्सा हो रहा था। वह तो उसे समझाना चाहता था कि उस नौजवान पर भरोसा न करे। और मैं भी क्या हूँ? शायद उन्हीं सब लोगों की तरह जो इस दुनिया को अपने अपने चश्मों से देखते हैं, ताकि वे उसे वैसा देख सकें जैसा कि वे चाहते हैं, न कि वैसा जैसा असल में है। लड़के ने उन पत्थरों को एक बार फिर टटोला। उनकी गर्माहट और चिकनाहट महसूस की। अब तो ये पत्थर ही उसका खजाना है। उनको छूने भर से ही उसे अच्छा लगने लगा। उसे बूढ़े आदमी की बात याद आई। जब तुम सचमुच किसी वस्तु को पाना चाहते हो तो संपूर्ण सृष्टि उसकी प्राप्ति में मदद के लिए तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचती है। लड़का बूढ़े की बात में छिपी सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा था। इस खाली चौक बाजार में, जबकि उसकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी, निगरानी के लिए कोई भेड़ भी नहीं थी, तब वह यहाँ क्यों था और क्या कर रहा था? मगर वे पत्थर तो इस बात का सबूत थे कि उसकी भेंट किसी बादशाह से हुई थी। उस बादशाह से जो उसके बीते दिनों के बारे में सब कुछ जानता था। इन पत्थरों का नाम उरीम और धुमीम है और ये शकुन पढ़ने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लड़के ने पत्थर फिर से थैली में रख लिए और एक प्रयोग करना चाहा। बूढ़े ने बड़े सीधे और सादे सवाल पूछने को कहा था, और यह भी कि पहले उसे मालूम होना चाहिए कि वह चाहता क्या है। उसने सबसे पहले यही पूछा कि क्या उस बूढ़े बादशाह का आशीर्वाद अभी भी उसके साथ है। उसने एक पत्थर बाहर निकाला, जवाब मिला, हाँ। क्या मैं खजाना ढूंढने में सफल हो सकूंगा? पर पत्थरों ने उसे एहसास दिलाया कि वह बूढ़ा अभी भी उसके साथ है। यह सोचकर उसे बड़ी तसल्ली हुई। उसने खाली चौक के चारों तरफ नजर घुमाई। अब उसके मन में घबराहट पहले से बहुत कम थी। यह जगह अजनबी नहीं, नई थी। वह भी तो नई नई जगहें ही देखना चाहता था। क्या हुआ अगर वह पिरामिडों तक नहीं पहुंच पाया, मगर जितने भी गड्ढियों को वह जानता था, वे उसके मुकाबले में इतनी दूर तक कहाँ आ पाए थे? उन्हें क्या मालूम कि केवल 2 घंटों की दूरी पर चीजें कितनी बदल जाती है। वह चौक जहां वह खड़ा है इस समय कितना शांत है, मगर कुछ ही देर पहले कितनी गहमागहमी से भरा था। पर वह उस नज़ारे को कभी भी नहीं भूल सकता।
उसे वह तलवार भी याद आई। उसे थोड़ा दुख भी हुआ, मगर वैसी तलवार सचमुच उसने कभी पहले नहीं देखी थी। उस ऊहापों में उसने अनुभव किया कि इस पूरी घटना के दो ही पहलू हैं, एक तो यह कि वह खुद को एक ठग का शिकार मान ले या फिर खुद को एक साहसी व्यक्ति माने जो खजाने की खोज में निकला है। हाँ, मैं एक साहसी व्यक्ति हूँ जिसे खजाने की तलाश है, उसने अपने को दिलासा दिया। किसी ने उसे नींद से जगाया। बीच बाजार में ही वह सो गया था और चौक की गहमागहमी शुरू होने वाली थी। उसने इधर-उधर देखा, उसकी महक कहाँ है? फिर उसे ध्यान आया कि वह एक नई जगह में है, मगर अब वह दुखी होने के बजाय खुश था। अब उसे भेड़ों के लिए चारा और पानी जुटाने की फिक्र से छुटकारा मिल चुका था। अब वह बेफिक्री से खजाने की खोज में जा सकता था। भले ही उसके पास एक भी पैसा नहीं था, मगर अब उसे अपने पर भरोसा था। कल रात ही उसने तय किया था कि अब वह एक ऐसा साहसिक यायावर बनेगा जैसा कि उसने किताबों में पढ़ा और सराहा है। वह बाजार में चहलकदमी करने लगा। दुकानदारों ने अपनी दुकानें लगानी शुरू कर दी थी। लड़के ने एक मिठाई वाले की दुकान लगाने में मदद की। उस दुकानदार के चेहरे पर एक मुस्कान थी, खुशी की मुस्कान। उसे मालूम थी अपनी जिंदगी और हर दिन अपना रोजमर्रा का काम शुरू करने का दर्श और सलीका। उसकी मुस्कुराहट देखकर लड़के को बूढ़े व्यक्ति की याद आ गई, वही रहस्यमय बूढ़ा बादशाह जिससे उसकी मुलाकात हुई थी। यह मिठाई वाला इसलिए मिठाई नहीं बना रहा है कि पैसे कमाकर किसी व्यापारी की लड़की से शादी कर सके। वह तो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वह यही करना चाहता है। लड़के ने सोचा। उसकी समझ में अब अच्छी तरह आ गया कि वह भी तो वही कर सकता था जो उस बूढ़े आदमी ने किया था, यानी कि वह अंदाजा लगा सकता था कि कोई अपनी नियति के पास पहुंच चुका है या अभी उससे दूर है। लोगों के चेहरे सब कुछ बता देते हैं। कितना आसान है यह जान सकना, मगर मैंने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की, उसने सोचा। जब दुकान पूरी लग चुकी तो सबसे पहले बनने वाली मिठाई उस दुकानदार ने लड़के को दी। लड़के ने उस मिठाई को खाकर दुकानदार का शुक्रिया अदा किया और अपने रास्ते चल दिया। वह अभी थोड़ी दूर ही गया था कि उसे ख्याल आया कि उन दोनों में से एक अरबी भाषा बोल रहा था तो दूसरा स्पेनी। इसके बावजूद वे एक दूसरे की बात बखूबी समझ रहे थे। जरूर एक ऐसी भाषा भी है जो शब्दों की मोहताज नहीं है, लड़के ने सोचा। भेड़ों के साथ भी मैंने ऐसा ही अनुभव किया था और अब आदमियों के साथ भी मुझे वैसा ही अनुभव हो रहा है। उनमें कुछ चीजें ऐसी भी थी जो दरअसल नई नहीं थी, वह उनका अनुभव पहले भी कर चुका था, मगर उसने उनके बारे में कभी इस तरह से नहीं सोचा था। शायद इसलिए कि वह उनका आदी हो गया था। तो फिर लड़के ने अनुभव किया, अगर मैं बिना शब्दों को जाने इस भाषा को समझ सकता हूँ तो फिर मैं पूरी दुनिया को भी उसी तरह समझ सकता हूँ। बड़े इत्मीनान और आराम से उसने तय किया कि वह टेंजियर की पतली गलियों से गुजरेगा, क्योंकि तभी तो वह उन शकुनों को पढ़ पाएगा। उसके लिए बड़े धैर्य की जरूरत होगी, यह उसे मालूम था। गड़रियों के पास तो यूं भी धैर्य की पूंजी होती है। एक बार फिर उसे लगा कि वे सभी पाठ जो उसने अपनी भेड़ों के साथ पढ़े थे, यहाँ इस अजनबी भूमि पर भी लागू कर सकता है। सब कुछ एक ही तो है, बूढ़े आदमी ने यही तो कहा था। दिन निकलने पर कांच के व्यापारी की आंख खुली। आज भी उसके मन में वही चिंता थी जो हर सुबह उसे आघेरती थी। पिछले 30 सालों से वह उसी जगह पर था। एक दुकान जो पहाड़ी की चोटी पर थी और जहां से कभी कभार ही कोई ग्राहक गुजरता था। अब कुछ बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसे केवल एक ही चीज आती थी और वह थी क्रिस्टल के बर्तनों की खरीद फरोख्त। एक जमाना था जब बहुत से लोगों को उसकी दुकान का पता था। अरब व्यापारी, फ्रांसीसी और अंग्रेज भूवेत्ता और जर्मन सिपाही उसकी दुकान में भरे रहते थे। वे भी क्या दिन थे। क्रिस्टल बेचने में क्या आनंद था। उसे लगता था बहुत जल्दी ही यह अमीर हो जाएगा और उसकी बगल में जवान खूबसूरत औरतें होंगी। मगर ज्यों-ज्यों समय बीता, टेंजियर भी बदल गया। टेंजियर के मुकाबले पड़ोसी शहर क्योटो बड़ी तेजी से विकसित हो गया। इसी कारण यहाँ का व्यापार ढीला पड़ता गया। आसपड़ोस के लोग भी शहर छोड़कर चले गए और इस पहाड़ी पर बस कुछ गिनी-चुनी दुकानें ही रह गई। किसमें हिम्मत थी कि इन चंद दुकानों को देखने के लिए कोई पूरी पहाड़ी चढ़कर आता।
क्रिस्टल व्यापारी के पास कोई विकल्प नहीं था। पिछले 30 सालों से यह क्रिस्टल खरीदने और बेचने का ही व्यापार करता आया है। अब कुछ भी दूसरा करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। पूरी सुबह इक्का-दुक्का व्यक्तियों को ही इधर से गुजरते हुए उस व्यापारी ने देखा था। सालों से वह यही देखता आया है और इधर से गुजरने वाले हर व्यक्ति का रंगढंग उसे मालूम है। मगर दोपहर के भोजन से ठीक पहले एक लड़का उसकी दुकान के सामने रुक गया। उसने सामान्य कपड़े पहन रखे थे। क्रिस्टल व्यापारी की अनुभवी आंखों ने तुरंत ताड़ लिया कि लड़के के पास खर्च करने के लिए पैसे वैसे नहीं है। फिर भी व्यापारी ने सोचा कि लड़के के चले जाने के बाद ही वह भोजन करेगा। दरवाजे पर एक कार्ड लटक रहा था जिस पर लिखा था, यहाँ पर बहुत सी भाषाएं बोली समझी जाती हैं। लड़के ने देखा, काउंटर के पीछे कोई आदमी खड़ा है। अगर आप कहें तो मैं शोविडो में लगी कांच की चीजों को साफ कर दूं। लड़के ने व्यापारी से कहा, जिस हाल में वे अभी है उसे देखकर तो कोई खरीदार आएगा नहीं। व्यापारी के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। बदले में आप मुझे थोड़ा सा खाना दे दें, बस। व्यापारी अभी भी चुप रहा। लड़के ने अनुमान लगाया कि उसे ही कुछ तय करना पड़ेगा। उसने अपनी थैली से जैकेट बाहर निकाली। उसकी इस रेगिस्तान में क्या जरूरत थी? और उसी से वह कांच का सामान साफ करने लगा। आधे घंटे के भीतर शोविंडो का सारा सामान उसने साफ। लोग बाग बहुत बार शकुनों की बात करते हैं, गडरिये ने सोचा, मगर उन्हें मालूम नहीं होता कि वे क्या कह रहे हैं। जैसे कि मुझे ही कहाँ पता था कि मैं सालों साल अपनी भेड़ों से बिना शब्दों वाली जुबान में बात करता रहा हूँ। क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? व्यापारी ने एक बार फिर पूछा। आज का पूरा दिन मैं आपके यहाँ काम कर सकता हूँ, लड़के ने जवाब दिया। मैं पूरी रात काम करूंगा और सुबह होने तक मैं आपकी दुकान में रखे एक एक क्रिस्टल को चमका दूंगा, बशर्ते बदले में आप मुझे इतना पैसा दे दे कि मैं मिस्र जा सकूं। व्यापारी को हंसी आ गई। भले ही तुम साल भर तक मेरे क्रिस्टल साफ करते रहो, भले ही हर क्रिस्टल बेचने पर तुम कमीशन कमाओ, फिर भी तुम्हें मिस्र जाने के लिए कर्जा लेने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से वहाँ तक हजारों मील लंबा रेगिस्तान फैला पड़ा है। उसे पार करोगे तभी तो पहुंचोगे। एक क्षण के लिए गहरी खामोशी छा गई, जैसे पूरा शहर सो गया हो। बाजार में कोई शोर-शराबा नहीं, मोल भाव करने वाली सारी गहमागहमी गायब और मीनारों से आने वाली अजान की आवाजें नदारद। अब न कोई उम्मीद थी, न कोई साहसी सफर, न कोई बूढ़ा बादशाह, न कोई नियति, न कोई खजाना और न कोई पिरामिड। सारा संसार ही मानो चुप हो गया था, क्योंकि लड़के की आत्मा भी एकदम चुप हो गई थी। लड़का वहीं बैठ गया, भावशून्य आंखों से कैफे के दरवाजे की ओर देखता हुआ। उसके मन में आया कि वह मर क्यों नहीं जाता। सभी कुछ समाप्त हो जाता उसी क्षण में, हमेशा हमेशा के लिए। व्यापारी ने लड़के को गौर से देखा। उसके चेहरे की चमक उड़ चुकी थी। मेरे बच्चे, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे देश तक लौटने का किराया दे सकता हूँ, क्रिस्टल व्यापारी ने कहा। लड़का चुप ही रहा, फिर उठा, अपने कपड़े ठीक किए और थैली उठा ली। मैं आपके लिए काम करूंगा, उसने